नमस्कार, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की ये जो क्लास है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, थर्ड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट, उसको लेकर हम हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही शानदार न्यूज़ कि हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, आपका जो करियर सारथी कोचिंग है अब हो गया है करियर एडू नेस्ट। आज से करियर सारथी कोचिंग को जाना जाएगा करियर एडुनेस्ट के नाम से, जहां पर आप अपनी एस्पिरेशंस को पंख देते हो। तो बिल्कुल आपको हर तरीके से आपकी एजुकेशन को नर्चर करने के लिए अब करियर सारथी कोचिंग फुली डेडिकेटेड है एज ए करियर एजुकेशन नेस्ट के तौर पे। तो ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट थी, तो अब से आप इसी नाम से जाने जाएंगे। तो करते हैं अपने क्वेश्चंस की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सप्लाई। यानी हमने जो पीछे की यूनिट है दोस्तों, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस देख लिए, सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस देख लिए। फर्स्ट यूनिट थी जो अपनी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी, सेकंड यूनिट में हमने यूटिलिटी और डिमांड एनालिसिस को हम लेकर आए थे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन की और कॉस्ट की। तो ये जो थर्ड यूनिट है ये आपके, चाहे आप बीटेक से पढ़ रहे हो या फिर आप बीए एलएलबी पढ़ रहे हो या फिर आप बीकॉम हो, बीबीए हो, कहीं भी हो, आपके सिलेबस में अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये क्लास आपके लिए है ही। अब देखो, दो आपके सामने कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है डिमांड और एक कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने सप्लाई। तो ये जो अभी जो हम बात कर रहे हैं इसको आप बहुत अच्छे से समझना। इसको समझते ही आपके बहुत सारी जो थ्योरीज है इकोनॉमिक्स की वो इन्हीं से ही समझ में आ जाएगी। अब देखो, हम बात कर लें डिमांड की और सप्लाई की, तो मुझे ये बताइए डिमांड कौन करता है दोस्तों? डिमांड है कंज्यूमर का एस्पेक्ट। किसका है? कंज्यूमर का। वहीं सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो कंज्यूमर डिमांड कब करेगा? तो आप ये कहते हो कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो कंज्यूमर डिमांड क्या करता है? कम करता है। और जब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड अब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्राइस में और डिमांड में किस तरह का रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो डिमांड का जो कर्व होता है वो भी कैसे होता है? बैकवर्ड या नेगेटिव स्लोप का होता है। वहीं अगर हम बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो जब प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई देने की कोशिश करेगा, या यूँ कहे वो ज़्यादा सप्लाई देने के लिए तैयार रहेगा। तो प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वहीं अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दोनों में किस तरह का रिलेशन है दोस्तों? पॉजिटिव रिलेशन है। तो जो डिमांड का स्लोप है वो पॉजिटिवली अपवर्ड साइड में होता है। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि सप्लाई का मतलब वो चीज़ नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो वह और कमोडिटी बनाएगा। सप्लाई का मतलब है कि ऑलरेडी कमोडिटी क्या होती है? स्टॉक में है प्रोड्यूसर के पास, लेकिन जैसे प्राइस ज़्यादा होगी तो वह ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटी सप्लाई करने के लिए क्या रहेगा? तैयार रहेगा। उसी हिसाब से कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस पे कम कमोडिटी की डिमांड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस ले लें कि शुरुआत में मान लेते हैं प्राइस कितनी है? 10 के इक्वल है। तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है? कंज्यूमर 5 यूनिट की डिमांड करता है। बट जो प्रोड्यूसर है वह 10 पे कितनी कमोडिटी बेचने के लिए तैयार है? सिर्फ 1 कमोडिटी वह बेचने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर प्राइस का इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा चाहता है और प्रोड्यूसर कम बेचना चाहता है। जब अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो जैसे प्राइस इंक्रीज होगी कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस पे कम कमोडिटी की डिमांड करेगा, वहीं प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटी को सप्लाई करना चाहेगा। प्राइस और इंक्रीज हो जाती है, कंज्यूमर 30 पे 3 कमोडिटी ही बाई करने की इच्छा रखता है, वहीं सप्लायर भी कितनी ही बेचने की इच्छा रखता है? 3 क्वांटिटी बेचने को तैयार रहता है। 40 रुपीज़ अगर प्राइस होती है तो डिमांड हो जाती है डिक्रीज होकर 2 के इक्वल यानी 2, वहीं सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी 4। अब मैं दोनों के डायग्राम बना दूं, तो जब 10 रुपये की क्वांटिटी थी यानी 10 रुपये प्राइस थी तो कंज्यूमर कितनी बाई करने के लिए तैयार था? 5। 20 पे कितनी? 4। 30 पे 2। 40 पे 30 पे 3 और 40 पे 2। 30 पे 3 और 40 पे 2। एक सेकेंड। और अपना डिमांड कर्व बना ऐसा। वहीं सप्लायर के लिए कैसे बनेगा? जब 10 थी तो वह सिर्फ 1 कमोडिटी बेचने के लिए तैयार था। 20 पे वह 2 कमोडिटी, 30 पे वह 3 कमोडिटी, 40 पे वह 4 कमोडिटी।
अब दोनों कहाँ पे राजी हो रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। आप ये देखोगे कि जब 30 रुपीज़ प्राइस है तो डिमांड भी कितनी है मार्केट में 3 और सप्लाई भी कितनी है 3। तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाती है, डिटरमाइंड हो जाती है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का जब इंटरसेक्शन पढ़ते हो या प्राइस इक्विलिब्रियम पढ़ते हो या प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हो, तब हम इन दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़े क्वेश्चन के तौर पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बट अगर आप छोटे की बात करें तो सप्लाई क्या होती है, देखो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है कि आप इनको रट लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं दोस्तों। इकोनॉमिक्स है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट आ गए समझ में तो कोई इशू नहीं है, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आराम से आपको छोटा लगेगा, आप आराम से कर पाओगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम तो आपके लिए हर क्वेश्चन ही एक महाभारत होगा। अब सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या होती है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी अलग अलग प्राइस पे एक कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी बेचने के लिए एक सेलर अगर रेडी रहता है या एबल रहता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सप्लाई बोलते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इज हायर द प्राइस ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड एज्यूमिंग व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज। और सप्लाई कर्व बनेगा पॉजिटिव स्लोप का। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ ए गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो वो बन जाएगी डिमांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे कि जो टाइम पीरियड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन टाइम पीरियड यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, शॉर्ट रन में दोनों तरीके के हमारे सामने क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। वहीं लॉन्ग रन में एक फर्म के पास सारे ही फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन में जब दोनों तरीके के फैक्टर फर्म के सामने होते हैं तो शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन थ्योरी अप्लाई होती है, यूँ कहे जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स नहीं, प्रोडक्शन का जो मेथड होता है या जो थ्योरी होती है, प्रिंसिपल होता है, वो कौन सा होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर फिक्स फैक्टर हर लेवल पे फिक्स है और इसके साथ किसको चेंज किया जाता है, वेरिएबल को चेंज किया जाता है। और फिक्स और वेरिएबल के बीच में दोस्तों प्रोपोर्शन बनाए जाते हैं। इसलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोला जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिसमें दोनों तरीके के फैक्टर फर्म के सामने होते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट व्हेन वन और मोर इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। यानी जब इनपुट और आउटपुट कुछ वेरिएबल हो कुछ फिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। दिस फंक्शन शोज हाउ आउटपुट चेंजेज एट वेरिएबल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड कीपिंग फिक्स्ड इनपुट कांस्टेंट। ये फंक्शन हमें बताता है कि आउटपुट हमारा कैसे चेंज होता है जब हमारे सामने कुछ फिक्स वेक्टर है और कुछ क्या है, वेरिएबल है, तब हमारा आउटपुट किस तरीके से चेंज होता है। इट हेल्प्स एनालाइज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड कॉस्ट बिहेवियर इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एक फर्म का कॉस्ट बिहेवियर कैसा रहता है उसको एनालाइज करने में ये फंक्शन काम में आता है। शॉर्ट रन It is the period of time whereas a firm have both kind of factors, some are fixed and some are variable। यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप यूँ कह सकते हो, आउटपुट ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स। और इनपुट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बात करते हैं नेक्स्ट, डिफाइन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी हमने जाना कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है। क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हमने कहा कि इधर फिक्स फैक्टर है जो कि हर लेवल पे क्या है, फिक्स है, और ये वेरिएबल है। हमने शुरुआत में 1 क्वांटिटी रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 4 रखी। तो हम जैसे जैसे वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे आउटपुट में
आउटपुट में 3 तरीके का चेंज आता है। एक बार आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है, फिर हमारा कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज होता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल इनपुट are combined with fixed input, the total output initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and eventually may decline. This law applies in the short run and highlights the concept of diminishing marginal returns. यानी ये लॉ हमारा शुरुआत में हमें क्या बताता है कि हमारा जब मार्जिनल प्रोडक्शन शुरुआत में इंक्रीज होता है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। जब मार्जिनल हमारा डिक्रीज होने लगता है तो टोटल हमारा डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होता है। और जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाए दोस्तों? जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। और जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए तो टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। तो इसी के साथ हमारा एवरेज प्रोडक्शन भी होता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई और ये थर्ड स्टेज हो गई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। आप इसको शॉर्ट में ये कह सकते हो, इट एक्सप्लेन हाउ आउटपुट चेंजेस एज मोर यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू फिक्स इनपुट्स। यानी जब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को आप फिक्स के साथ ऐड करते हो तो आउटपुट में किस तरीके से चेंज होता है उसको एक्सप्लेन करने वाला जो लॉ है वो कौन सा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो एज यूजुअल आपको लाइक तो करना ही है, अपने साथ वाले दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक की क्लास की ज़रूरत है इकोनॉमिक्स में जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प आपको कर सकती है। करियर एडुनेस्ट आपको हर तरीके से आपकी क्वेरीज को समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई आइसोक्वांट कर्व? अभी हमने जाना एक हो गया हमारे सामने शॉर्ट रन और एक हो गया दोस्तों लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों तरीके के फैक्टर और लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में जो लॉ अप्लाई होता है दोस्तों उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वहीं लॉन्ग रन में जो हमारे सामने जो लॉ अप्लाई होता है उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। यानी शॉर्ट रन में जो फर्म है वो सिर्फ किस में चेंज करती है? प्रोपोर्शन में चेंज कर सकती है केवल। बट लॉन्ग रन में फर्म किस में चेंज कर देती है? अपने स्केल में चेंज करती है, जबकि प्रोपोर्शन वह इक्वल रखती है। तो स्केल में चेंज करने से उसके रिटर्न्स पे किस तरीके का चेंज होता है? तो वहाँ भी दो ही तरीके का होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। वही 3 तरीके के। लेकिन जो लॉन्ग रन में हमारी थ्योरी है दोस्तों वो हमारे सामने कौन सी है? आइसोक्वांट कर्व एनालिसिस। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ये जैसा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है। तो समझते हैं। एन आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स सच एज लेबर एंड कैपिटल विच प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी आइसोक्वांट कर्व एक ऐसा कर्व है जो लेबर और कैपिटल यानी 2 फैक्टर के वो सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो इक्वल लेवल प्रोडक्शन को शो करते हैं, जो कि इक्वल लेवल आउटपुट को शो करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू एन इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व की जैसा ही है। इन कंजप्शन थ्योरी आइसोक्वांट्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल ही डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। जैसे इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस की वजह से इंडिफरेंस का जो स्लोप था दोस्तों एमआरएस से वह क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। ठीक उसी हिसाब से जो आइसोक्वांट है ये एमआरटीएस की वजह से डाउनवर्ड स्लोप का होता है और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। एंड व्हेन द अदर मस्ट डिक्रीज टू मेंटेन द सेम लेवल आउटपुट। ये अभी इसको हम इस जो नेक्स्ट है स्लाइड इससे इसको इजीली समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, आइसो का मतलब होता है इक्वल और क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। एक ऐसा कर्व जो किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रोडक्शन की इक्वल क्वांटिटी। दैट मीन्स उसके हर पॉइंट पे, उसके हर कॉम्बिनेशन पे जो भी आउटपुट होगा, हर कॉम्बिनेशन पे जो भी आउटपुट होगा वह क्या होगा? इक्वल होगा। इसको प्रेजेंट करने वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं? आइसोक्वांट कर्व बोलते हैं। क्या होता है आइसोक्वांट कर्व?
Isoquants are similar to indifference curve. An isoquant represents all those combination of inputs which are capable of producing the same level of output. और इस कारण इनको क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोडक्ट्स कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। इनके 3 नाम हमने यहाँ पे और जाने। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखें तो टेबुलर फॉर्म में देखो फैक्टर x और फैक्टर y हमने लगाया, 1 यूनिट और 12 यूनिट हमने काम पे लगाई और हमारे सामने प्रोडक्शन हुआ 100 का। फिर हम x फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो अगर हमें उतना ही प्रोडक्शन चाहिए तो हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, हमें y फैक्टर को कम करना पड़ेगा, तभी तो हमारा प्रोडक्शन उतने पे ही रहेगा। यानी यहाँ पे हम x को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें y को डिक्रीज करना पड़ रहा है, ताकि हमारा प्रोडक्शन का लेवल क्या हो, हर पॉइंट पे इक्वल रहे। तो वैसा का वैसा जैसा हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है वैसा का वैसा आइसोक्वांट कर्व बनता है। अब बात करते हैं डिफाइन MRTS, यानी आइसोक्वांट कर्व की ये जो शेप है ये किसकी वजह से होती है, इन MRTS की वजह से होती है। यानी एक फैक्टर को जब आप इंक्रीज करते हो तो दूसरे फैक्टर को क्या करते हो दोस्तों, डिक्रीज करते हो। तो जिस रेट पे इसको डिक्रीज किया जाता है या इसका सब्सटीट्यूशन किया जाता है, जैसे इधर लेबर थी तो लेबर को आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो किससे, कैपिटल से, तो जिस रेट पे सब्सटीट्यूट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, MRTS। तो MRTS क्या होती है, MRTS का पूरा नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। MRTS इज द रेट एट विच वन फैक्टर इज सब्सटीट्यूटेड बाय अदर कीपिंग द कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी को चेंज किए बिना एक फैक्टर की जगह दूसरे फैक्टर को यूज में लेना या उस फैक्टर को सब्सटीट्यूट करना क्या बोला जाता है, MRTS बोला जाता है। वही है, देखो यहाँ पे हमने 4y की जगह 1x को लगाया, 3y की जगह 1y को लगाया, सॉरी 1x को लगाया, 2 की जगह 1, 1 की जगह 1, यानी यही क्या हुआ दोस्तों, MRTS हुआ। ऐसा कैसा हमने किस में पढ़ा था, MRS में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्वांट कर्व दोनों सिमिलर है। एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो छोटा क्वेश्चन ही आएगा। अब नेक्स्ट है एक्सपेंशन पाथ। ठीक उसी हिसाब से जैसे इंडिफरेंस कर्व में बजट लाइन होती थी, इंडिफरेंस कर्व होता था और कंज्यूमर का हम इक्विलिब्रियम चेक करते थे, ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे डालना मैं भूल गया, आइसो कॉस्ट लाइन। जैसे बजट लाइन होती है इंडिफरेंस कर्व में, वहीं वैसी ही आइसो क्वांट में आइसो कॉस्ट लाइन होती है। और आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट कर्व के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं उन सबको मिलाने वाली लाइन को एक्सपेंशन पाथ कहा जाता है। थ्योरेटिकली देख लेते हैं, एक्सपेंशन पाथ इज द लाइन दैट जॉइंस ऑल द ऑप्टिमल combinations of inputs at different level of output when input prices remain constant। सीधी सी बात है कि ये कॉस्ट लाइन है किसी फर्म की, ठीक है। हर कॉस्ट लाइन पे फर्म का क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, और सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम जिस लाइन से मिला देते हैं दोस्तों, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। उस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन पाथ कहा जाता है। बस आप इसको ध्यान में रखो, यानी कि फर्म का जैसे जैसे स्केल इंक्रीज होगा तो उसके जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको जिस लाइन से या जिस पाथ से शो किया जाता है दैट इज़ नोन एज द एक्सपेंशन पाथ। बढ़ते हैं आगे। शॉर्ट में इसको कहे, इट शोज द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आउटपुट लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिज लाइन। अब रिज लाइन क्या होती है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को ये पता होना चाहिए कि उसको कहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए, यानी उसके प्रोडक्शन का एरिया क्या हो ताकि उसको क्या नहीं हो, लॉस नहीं हो। जहाँ पे उसके किसी फैक्टर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वह क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, वहाँ पर उसको प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक फैक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वह क्या रहे, पॉजिटिव रहे, वहीं तक उसको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो ये हमारे इंडिफरेंस और आइसो क्वांट कर्व है। जहाँ से ये मुड़ रहे हैं वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इन लाइन के एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिज लाइन बोलते हैं। ये जो अंदर का एरिया है इसको इकोनॉमिक एरिया बोलते हैं, जो कि हर प्रोड्यूसर को क्या करता है, प्रॉफिट जोन होता है, और इसके बाहर का जो एरिया है ये प्रोड्यूसर को लॉस बताता है, तो ये उसका इन इकोनॉमिक जोन बनता है। तो रिज लाइन क्या होती है, रिज लाइन इज एन इकोनॉमिक वेयर प्रोडक्शन वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म। यानी इकोनॉमिक जोन, रिज लाइन वो इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर एक फर्म के लिए उसका जो प्रोडक्शन होता है वह क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, इसके बाहर उसको लॉस
फेस करना पड़ता है। तो इतना इसको ज़्यादा नहीं अपने को पढ़ना है। एग्जाम में अगर आए तो आपको डिटेल में इसकी क्लास देखनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको लूँगा बहुत ज़्यादा, तो आपकी वो अभी ये क्लास बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, इसको इतना समझ लो, जहाँ से जो आइसोक्वांट कर्व ये मुड़ जाता है वहाँ से हम रिज लाइन ड्रॉ करते हैं। एक प्रोड्यूसर को चलो कर देते हैं इसको कंप्लीट। द आइसोक्वांट कर्व आल्सो रिट्रैक्ट्स ईच एक्सिस एट द पॉइंट, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आइसोक्वांट कर्व क्या करता है, रिट्रैक्ट कर जाता है, मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि उस फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। दिस शेप इज द रिजल्ट दैट इफ द प्रोड्यूसर यूजेज मोर लेबर एंड कैपिटल बोथ देन नीडेड, यानी कि इस पॉइंट के बाद भी अगर वह उस पर्टिकुलर फैक्टर को यूज में लेगा तो उसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा ही होगा। तो जो रिज लाइन है वो शो करती है दिस इज ए इकोनॉमिक जोन ऑफ प्रोडक्शन। रिज लाइन इकोनॉमिक जोन को शो करती है। शॉर्ट में ये कह सकते हैं दे मार्क द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन वेयर इनपुट्स आर इफिशिएंटली यूज। रिज लाइन अगर आपके छोटे क्वेश्चन के तौर पे आ रहे हैं तो आप ये कहोगे ये वो इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर प्रोडक्शन जो फैक्टर्स है, इनपुट्स है, उनका इफिशिएंटली यूज हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ, टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ, उस चेंज को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट इज कैलकुलेटेड एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। यानी मार्जिनल कॉस्ट कहोगे आप चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। यानी आप कोई 10 यूनिट बना रहे थे और 10 यूनिट बनाए, जहाँ तक आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई थी दोस्तों? 100 के इक्वल होगी। आपने जैसे ही 11th क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 112 हो गई। तो 11th क्वांटिटी में चेंज कितना किया आपने? 1 का। टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हो गया? 12 का। तो टोटल कॉस्ट में 12 का चेंज हुआ, क्वांटिटी में 1 का चेंज हुआ, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी कितनी आ गई? 12 आ गई। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से, उसी को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी तरीके की एग्जाम होती है वहाँ पर ये कई बार पूछा जाता है। इवन दो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का भी बहुत ही एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इन ब्रीफ। यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है, इसको समझाओ। तो देखो, हम पहले इन दोनों का डायग्राम बना लेते हैं। देखो दोस्तों, ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है किस शेप का होता है? यू शेप का होता है। यू शेप का क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। ये है हमारी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है, और एक पॉइंट के बाद दोनों इंक्रीज होने लगती है। एक पॉइंट के बाद दोनों क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, जो कि अपने रिलेशन में होना। ये मार्जिनल कॉस्ट है दोस्तों, और ये है हमारी एवरेज कॉस्ट। देखो, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज एवरेज कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेज। यानी कि जब शुरुआत में मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है तो एवरेज कॉस्ट भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मैं इसका पूरा डायग्राम आपको निकाल देता हूँ, ये रहा, ठीक है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज एवरेज कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेज। यानी शुरुआत में दोनों ही क्या होती है? डिक्रीज होती है। मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा फास्ट डिक्रीज होती है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट की बनी होती है? वेरिएबल कॉस्ट की। जबकि एवरेज कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है। तो फिक्स तो चेंज होती नहीं, तो एवरेज कॉस्ट की डिक्रीज होने की जो रेट होती है वह मार्जिनल से कम होती है। दैट्स वाई ये मार्जिनल से ऊपर होता है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट फास्ट डिक्रीज होती है तो इसका कर्व नीचे की ओर होता है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एट मिनिमम एवरेज स्टिल डिक्रीजिंग। यानी इस पॉइंट, इस नेक्स्ट डायग्राम में देखो, मार्जिनल कॉस्ट जब मिनिमम हो गई इस पॉइंट पे, जबकि एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो रही है इस पॉइंट पे। तो जब मार्जिनल मिनिमम हो रही थी या हो गई थी, तब भी एवरेज क्या हो रही थी? डिक्रीज ही हो रही थी। व्हेन
मार्जिनल इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट एट देयर मिनिमम पॉइंट, इसको स्टार मार्क लगाओ। यानी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? एवरेज के मिनिमम पॉइंट पे, यानी जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ने नीचे से आकर एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट किया, वहाँ पर एवरेज कॉस्ट किस पॉइंट पे थी? अपने मिनिमम पॉइंट पर थी। तो यहाँ पर बात हुई कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और आफ्टर इंटरसेक्शन बोथ MC एंड AC, यानी मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज या इंक्रीज, यानी कि इंटरसेक्ट के बाद दोनों ही कॉस्ट, मार्जिनल तो पहले भी बढ़ रही थी, एवरेज भी क्या होने लग जाती है? इंक्रीज होने लगती है। तो शुरुआत में दोनों डिक्रीज होती है, ठीक है, मार्जिनल पहले मिनिमम हो जाती है जबकि एवरेज फिर भी डिक्रीज हो रही होती है, और एवरेज से मार्जिनल से इंटरसेक्ट होने के बाद एवरेज भी इंक्रीज होने लगती है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। व्हेन मार्जिनल डिक्रीजेज एवरेज ऑल्सो डिक्रीजेज, व्हेन MC एट मिनिमम एवरेज स्टिल डिक्रीजेज, MC इंटरसेक्ट SC एट देयर मिनिमम पॉइंट एंड आफ्टर इंटरसेक्शन बोथ MC एंड AC बोथ आर इंक्रीज, दोनों ही इंक्रीज होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवलप कर्व। एनवलप कर्व क्या होता है इसको समझो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये नाम निकाल के लाया हूँ मैं। हालांकि इस तरीके से आपको कॉलेज एजुकेशन में कोई पेपर नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं देखा कि उसमें आपको एनवलप कर्व पूछा गया है, लेकिन देखो दोस्तों पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किस कर्व को एनवलप कर्व ही कहते हैं। तो देखो हमारे सामने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है जो कई सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने अंदर क्या करता है? घेरे हुए रहता है, उनको कवर किए हुए रहता है, और उन सब को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है? टच करता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है जहाँ पर हमारा इफिशिएंट कॉम्बिनेशन होता है कॉस्ट का। मिनिमम पे कभी नहीं करता। अब ये नहीं कह सकते ये मिनिमम पे करता है, क्योंकि सबका मिनिमम पॉइंट अलग अलग है। A1 का यहाँ पर है जबकि इसका यहाँ पर आ गया, और खुद एवरेज का P पॉइंट पे मिनिमम है, तो मिनिमम का नाम नहीं लेंगे। एक पर्टिकुलर इफिशिएंट पॉइंट पे ये टच करता है, सिर्फ टच करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को अपने अंदर कवर करके रखता है, इसलिए इसको कौन सा कर्व कहते हैं? लिफाफा कर्व कहते हैं, लिफाफा वक्र कहते हैं, एनवलप कर्व कहते हैं। किस कर्व को? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ही एनवलप कर्व कहते हैं। An envelope curve is a curve that shows the minimum cost for each level of output when a firm can choose among different plant size in the long run। यानी लॉन्ग रन में एक फर्म मिनिमम कॉस्ट पॉइंट को देखना चाहती है, तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट करता है, और बाकी शॉर्ट रन कॉस्ट को ये अपने अंदर घेरे हुए रहता है, इसलिए इसको कौन सा कर्व कहते हैं? एनवलप कर्व कहते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो ध्यान रखना, इसको प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन AFC। AFC का पूरा नाम होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी आप फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, जो हमेशा डिक्रीज ही होगी। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा AFC डिक्रीज होगी, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्या नहीं करेगी? टच नहीं करेगी, यानी कि ये कभी भी क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी, ना ही कभी ये नेगेटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो इट इज़ द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग ऑफ TFC बाय द क्वांटिटी, यानी TFC को आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपके सामने AFC आएगा। और इसका जो नया नाम है, या सॉरी इसका जो नाम है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपके क्वेश्चन इस नाम से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉस्ट, या आपसे पूछा जा सकता है कि कॉस्ट कोज ऑफ देयर दिस इज द इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ ईच पॉइंट, यानी कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसकी इक्वल इलास्टिसिटी होती है। आपका आंसर क्या होगा? AFC होगा उस टाइम भी। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है क्योंकि इसके हर पॉइंट पे बनने वाले जो रेक्टेंगुलर है उनका एरिया क्या होता है दोस्तों? इक्वल होता है, इक्वल होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? तो देखो
जो एक प्रोड्यूसर होता है दोस्तों बिजनेस का या फर्म का, वह खुद अपने भी यानी खुद अपनी चीज़ों को भी वह किस पे लगाता है, अपने बिजनेस में लगाता है। इसके अलावा वह आउटसाइडर को भी बिजनेस में लगाता है। तो जो आउटसाइडर होते हैं उस पे जो कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट का क्या नाम होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। वहीं जो खुद के ओन सोर्सेज की कॉस्ट होती है उसको बोला जाता है दोस्तों इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो बिजनेस के मालिक यानी ओनर की खुद की तरफ से जो कॉस्ट होती है या खुद के उसने पर्सनल रिसोर्सेज इम्पोज कर रखे हो बिजनेस में, तो उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट और आउटसाइड वाले को एक्सप्लिसिट। Explicit costs are actual out of pocket expenses paid by a firm such as wages, rent and raw material। बाहर के आउटसाइडर को जो पेमेंट किया जाता है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज ओन्ड बाई ए फर्म। एक फर्म अपने खुद के रिसोर्सेज को अगर यूज करती है तो उनकी जो कॉस्ट होगी दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, लाइक द ओनर्स ओन कैपिटल और टाइम। खुद अपना टाइम वह अपने फर्म को दे रहा है, अपने खुद के पैसे लगा रखे हैं या अपनी बिल्डिंग लगा रखी है, कुछ एक्स्ट्रा XYZ। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं मनी कॉस्ट क्या होती है दोस्तों। मनी कॉस्ट ए पेमेंट डन बाय एंटरप्रेन्योर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मनी फॉर्म। मनी के फॉर्म में जो पेमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है मनी कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। मनी कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट। अब मनी कॉस्ट होती है दोस्तों दो तरीके की, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है और इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी जो बाहर की कॉस्ट होती है, इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट मेड बी एंटरप्रेन्योर टू आउटसाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आउटसाइड के फैक्टर है उनको ये पेमेंट करने का एक कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होता है। इजीली कैलकुलेटेड है क्योंकि पहले से ही हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपसे काम में लेंगे तो आपको इतना पेमेंट करना होगा। वहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, पेमेंट मेड अगेंस्ट दी एंटरप्रेन्योर्स पर्सनल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप की पर्सनल रिसोर्सेज, पर्सनल सर्विसेज के लिए जो पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी कैलकुलेशन में, इजी कैलकुलेटेड नहीं होती। तो मनी कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, इन सब का टोटल क्या होता है दोस्तों, मनी कॉस्ट होता है। तो ये थी आज की यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम को और भी बेहतर बनाएंगे। तो आई होप मैंने बहुत ही आसान से शब्दों में आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, आपको क्लास कैसी लगती है वो भी बताया करें। नेक्स्ट पॉइंट हम 4th यूनिट का लेके आएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए करियर एडुनेस्ट के साथ। थैंक यू।